वेलकम टू एनसीईआरटी। तो आज ये है थर्ड चैप्टर, खनिज और शक्ति संसाधन, क्लास 8 ज्योग्राफी, एनसीईआरटी क्लास चैप्टर थर्ड, खनिज और शक्ति संसाधन। तो हम ये स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आप देख सकते हैं इसमें 3.1 चित्र भी दिया हुआ है और एक चित्र से ही स्टार्ट है पूरा चैप्टर। तो चित्र क्या है कि कोयले की खदान में ट्रक का भरण, खनिज और शक्ति संसाधन। तो इसमें सबसे पहले एक देखो, एक जेसीबी है, क्रेन है खोदने वाली, और एक ट्रक है, यहाँ से खोद के ट्रक में भर रही है कोयला। अब ये ले जाया जाएगा। तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हम देख सकते हैं 1 मिनट, हाँ अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सॉरी, फर्स्ट है, यहीं से स्टार्ट हुआ है कि किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। अब देखो धनबाद कहाँ है, पहले तो बिहार में था, अब शायद झारखंड में है। झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ और अब शायद झारखंड में धनबाद है। तो किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। अभी एनसीईआरटी का एक सबसे प्लस पॉइंट है कि सारी चीज़ समझा देता है कहानी के माध्यम से। मज़ा बहुत ज़्यादा आता है पढ़ने में और समझने में भी। और थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो हर एक बड़े बड़े कॉन्सेप्ट कहानी के माध्यम से समझ जाएंगे। खनिज और शक्ति संसाधन, कोई लंबी चौड़ी डिफिनीशंस नहीं दी। अब देखो कहानी से शुरुआत किया है, इंटरेस्ट डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। अब देखो किरी मिलने जा रही थी, लेकिन उसने रास्ते में क्या देखा कि विशाल काला क्षेत्र देखा। एक बहुत बड़ा काला क्षेत्र देख रही है किरी। तो क्या हो गई, वो शॉक्ड हो गई और सोच रही है कि ये क्या है। आश्चर्यचकित तो सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है। अब देखो क्वेश्चन किया उसने सुकांत से। उसने पूछा यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। अब देखो सुकांत उसका जवाब दे रहा है कि यह जो स्थान है हमारा, उसका पैतृक स्थान है, वो कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। तो देखो सुकांत बता रहा है कि जो एक कोयला है, कोयला खनिज को ये सारे ट्रक भर के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे इतना काला और धूल भरा क्षेत्र इसलिए है क्योंकि ये कोयला स्थान के निकट है। ठीक है, तो बता दिया कि खनिज, देखो इस बातों में बता दिया कि कोयला क्या है, खनिज है। ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि खनिज क्या है। किरी पूछती है, किरी ने पूछा कि खनिज क्या है। सुकांत कहता है क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है। सुकांत पूछ रहा है क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है। उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप एक पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं। जब आप बिस्किट खा रहे हैं तो क्या इसमें आटा, चीनी और दूध, अंडे को आप अलग अलग देख पाएंगे? नहीं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जिन्हें खनिज कहते हैं। देखो सिंपल उत्तर दे दिया। सॉरी, उसने सिंपल उत्तर क्या दिया कि जिस प्रकार आप अंडे में अंडे नहीं देख सकते हैं, एक बिस्किट में अंडा नहीं देख सकते हैं, आप उसमें चीनी नहीं देख सकते हैं, आप उसमें आटा नहीं देख सकते हैं, आप उसमें दूध अलग अलग नहीं देख सकते हैं, ऐसे ही जो धरती की चट्टानें हैं ना, तो इन चट्टानों में बहुत सारे खनिज होते हैं, उनको आप मिले होते हैं जिनको आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है,
उसी प्रकार पृथ्वी की चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की भूप्रकृति पर सभी जगह फैले हुए हैं। ये खनिज क्या है कि पृथ्वी की भूप्रकृति पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक क्या है, खनिज है। अब देखो खनिज का डिफिनीशन बता दिया कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। ठीक, निश्चित रासायनिक संगठन होना चाहिए उसका, कोई उसमें इतनी मात्रा में ये तत्व, इतनी मात्रा में ये तत्व। जैसे कोयला है तो उसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही निश्चित मात्रा में एक संगठन उसका होना चाहिए, तो वो खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। कहीं खनिज हैं ज़्यादा, हमारी मिट्टी में भी खनिज पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, खनिज और लवण अलग अलग पाए जाते हैं सब, तो समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष स्थान या सेल समूह में संकेंद्रित हैं। तो जो खनिज है ना, वो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे समान रूप से पाए जाते हैं। कहीं पे खनिज ज़्यादा हैं, कहीं पे कम है, कहीं पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम में नहीं है, जो आसानी से नहीं पाए जा सकते हैं, निकाले नहीं जा सकते हैं। जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका, तो वहाँ से खनिज निकालना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। सिंपल, इतना समझ आ गया। इसके बाद में खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश से अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं, ठीक है। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो खनिज मानवीय हस्तक्षेप से नहीं निर्मित होते हैं, ना तो उनको मानव बनाता है, वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो खनिजों के अपने अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं। जैसे कि कोई खनिज होता है वो मुलायम होता है, कोई खनिज होता है वो कठोर होता है, कोई खनिज लचीला होता है, कोई खनिज पानी में घुल जाता है, कोई खनिज जो है ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं, ठीक है। तो इनकी अलग अलग क्वालिटीज़ भी होती हैं। अब खनिजों के प्रकार, नेक्स्ट हेडिंग हम इसमें देखेंगे कि खनिजों के प्रकार, ठीक। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। पृथ्वी पर क्या है कि 3000 से अधिक खनिज हैं अलग अलग। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। चित्र 3.2 अब देख लीजिए, देखो 3000 से अधिक खनिज हैं। अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक आधार पे तो हो नहीं सकता है, अलग अलग आधार पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो एक हम धातु के आधार पे करें तो एक है तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, सेकेंड, फर्स्ट है धात्विक खनिज, सेकेंड इज अधात्विक खनिज, ठीक है। तो ये दो प्रकार से डिवीज़न किया गया है। चित्र 3.2 में हम देख सकते हैं। खनिज हो गया, इसका एक डिवीज़न है धात्विक खनिज, एक डिवीज़न है अधात्विक खनिज। और धात्विक खनिज में भी फिर से दो डिवीज़न है, एक लौह और एक अलौह, क्योंकि मैक्सिमम खनिज जो हैं लोहे के मिलते हैं और जिसमें लोहा नहीं होता है, मतलब लोहे और दूसरे खनिज कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इनको अलौह किया गया। इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कॉपर का हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सोना और चांदी तो स्वतंत्र रूप से ही पाए जाते हैं। अब फर्स्ट, अब क्या आप जानते हैं, अब इसमें बात करते हैं क्या आप जानते हैं। डू यू नो, सॉरी, सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है, ठीक है। सेल क्या होते हैं, खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है ऐस कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐस क्या होते हैं कि वे सेलों में से जो खनिजों का खनन किया जाता है तो उनको ऐस कहते हैं। यद्यपि
2800 से अधिक खनिजों की पहचान की जा सकी है, जिसमें केवल 100 एस खनिज समझे जा सकते हैं। ठीक है, हंड्रेड एस खनिज ही हैं, जबकि खनिजों का जो है 2800 से अधिक, लगभग 3000 खनिजों की पहचान की जा सकी है, लेकिन अयस्क खनिज कितने हैं? 2800 खनिज हैं। और अयस्क खनिज किसको कहते हैं? शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, ठीक है, उनको अयस्क कहते हैं। जिनसे बेसिकली मतलब धात्विक या अधात्विक खनिज प्राप्त किए जा सकते हैं। फर्स्ट, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें द्युति और चमक की विशेषता होती है। तो धात्विक खनिजों में क्या होता है कि ये कठोर पदार्थ होते हैं, ये विद्युत की ऊष्मा की चालक होती हैं, इसके बाद में इसमें चमक होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह अयस्क धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। ठीक है, लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट से लोहा होता है। ठीक है, ये देखो लौह अयस्कों के नाम हैं कि मैग्नीज, लौह अयस्क का मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है, अलौह खनिजों में लोहा नहीं होता है। ठीक है, लौह अयस्क और अलौह में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा भी हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए, धात्विक हो गए। उसके बाद में अधात्विक की बात करते हैं। अधात्विक की बात करते हैं तो अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन को जैसे कोयला और पेट्रोलियम में भी अधात्विक खनिज हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। चित्र 3.3। अब आप देख सकते हैं 3.3 का एक चित्र। 3.3, इट इज़ 3.4, 3.3, हाँ 3.3, वेयर इज 3.3? देर इज नॉट, नो इशू। चित्र 3.3 आगे होगा क्या? 3.4 तो हो गया, 3.3 कहाँ पे? 3.2, अच्छा ये सॉरी चित्र नहीं है ये कोई, ये एक डायग्राम बना हुआ है। खनिजों का निष्कर्षण, देन उनका खनन, प्रवेधन, आखनन, विवृत खनन, कूपकी खनन। ये हिंदी के वर्ड्स इतने टफ हैं कि समझ से तो परे ही हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, पृथ्वी की अंदर की सतह दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। देखो सिंपल बात है कि जो पृथ्वी की सतह में दबे हैं ना खनिज, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन। खनन बेसिकली उन्हीं को कहते हैं कि जो चीज़ें दबी हैं पृथ्वी के अंदर, उनको जब बाहर हम निकालते हैं तो क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, वो खनन कहते हैं, सॉरी खनन, उनको कहते हैं खनन। खनिज जो कम गहराई पर स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। खनन जो कम गहराई पे हैं, पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। ठीक है, गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल से बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। गहन मीन्स गहरे, गहरे कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। इतने टफ वर्ड्स लिखेंगे तो दिमाग से तो ऊपर उड़ जाएगा। चलो चित्र 3.4, सतह के निकट स्थित खनिजों जिस प्रक्रिया से आसानी से खोद कर निकाला जा सकता है उसे आखनन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जा सकता है आखनन। देखो 3-4 वर्ड्स हैं इसमें, टर्मिनोलॉजीज की समझ लीजिए। 3-4 वर्ड्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल से, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो एक तो चीज़ बेसिकली समझ आ गई, बेसिक बात कि खनन कहते किसको हैं, खनन कहते किसको हैं, सॉरी, खनन कहते हैं कि पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबे सेल होते हैं ना, से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। सिंपल समझ लो कि धरती के अंदर जो भी खनिज हैं सेलों में, उनको खोद कर जब बाहर निकालते हैं तो क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ देखो, खनिज जो कम गहराई पर स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। तो विवृत खनन क्या है कि कम गहराई पे हैं, आसानी से उनको खोद के निकाल लिया गया, तो कम गहराई पे उनको विवृत खनन कहा गया। ठीक है, अब गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई पर स्थित निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, गहरे कुएं जो बनाए जाते हैं वो अधिक गहराई तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इसे कूप की खनन कहते हैं। ठीक है, जब कुएं गहरे बनाए जाते हैं और तब कोई खनिज निकाला जाता है, जब कूप की खनन कहते हैं। अब क्या हो गया, एक तो था कि आसानी से निकाल लिया थोड़ी ज़मीन खोद के, और फिर थोड़ा गहरी जो है उसको कूप की खनन कह दिया। पहले वालों को कह दिया विवृत, सेकंड वाले को कूप की, एंड थर्ड वाले को जो इससे गैसेज होती हैं, पेट्रोलियम होते हैं तो बहुत भीतर होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा भीतर होती हैं, उसको प्रवेधन कहते हैं। उनके लिए बहुत सारे गहन कूपों की खुदाई की जाती है। और 3.4, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा खोद के निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। ये 4 टर्मिनोलॉजीज थी। अब खनिजों का वितरण, अब क्या है कि खनिजों का वितरण, खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। खनिज क्या होते हैं कि विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। देखो 3 प्रकार के शैल होते हैं ना, एक आग्नेय शैल, एक होते हैं रूपांतरित शैल, और एक अभी स्लिप हो रहा है दिमाग से, एक होते हैं आग्नेय शैल। खनिज विभिन्न प्रकार, आग्नेय शैल विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। आग्नेय शैल, खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, जैसे कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। हाँ, 3 प्रकार के होते हैं, एक आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित शैल। ठीक है, तो कुछ इसमें पाए जाते हैं, कुछ इसमें, तीनों शैलों में पाए जाते हैं। आग्नेय शैलों में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, कुछ रूपांतरित शैलों में या कायांतरित शैलों में भी पाए जाते हैं, और कुछ खनिज अवसादी शैलों में भी पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। देखो क्या है कि क्या बताया, धात्विक खनिज हैं, आग्नेय और कायांतरित शैल समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ऑन्टेरिया कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना, पत्थर पाए जाते हैं। अब देखो
अवसादी में कौन से समूह पाए जाते हैं? अवसादी सेल समूह में कौन से पाए जाते हैं? अधात्विक खनिज से चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस की काकवस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख लिए। इसके बाद में क्या आप जानते हैं? डू यू नो, आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होगा। सेल का रंग नीला है प्रतीत होता है, तो क्या हम बता सकते हैं कि इसमें इस सेल में तांबा है। अब यहाँ पे एक मैप दिया गया है 3.5 मैप दिया गया है पूरा। इसमें क्या है कि विश्व लोहे, तांबे और बॉक्साइट का वितरण। अब देखो यहाँ पे लोहे का ये साइन है, लोहा कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। ठीक है, लोहे का ये साइन हो गया। इसके बाद में तांबे का साइन ये है, एक स्टार बना हुआ है। तो आप देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे तांबा पाया जा रहा है। इंडिया में तो तांबा ओनली यहाँ पाया जा रहा है ना, इंडिया में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन बहुत कम ही खदानें हैं तांबे की। राजस्थान में कुछ खदानें हैं, बहुतायत मात्रा में नहीं पाया जाता है। इसके बाद में बॉक्साइट, बॉक्साइट का ना, बॉक्साइट का आप देख लीजिए, बॉक्साइट का भी आप देख लीजिए, ये बना हुआ साइन। तो पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जा रहा है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दिया हुआ है सब। इसके बाद में हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, और नेक्स्ट पैराग्राफ में है एशिया, सॉरी एशिया। पहले तो हम डू यू नो का देख लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं स्विट्ज़रलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। स्विट्ज़रलैंड जो है उसमें कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। ठीक है, एशिया, एशिया में क्या है, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। ठीक है, तो एशिया का सिस्टम क्या है कि एशिया में चाइना और इंडिया के पास क्या है कि विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पाद में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। सॉरी, तो आप देख लीजिए कि क्या है कि एशिया में कौन कौन से खनिज पाए जा रहे हैं। पहले तो मैक्सिमम इंडिया और चाइना के पास में लौह अयस्क हैं। इंडिया और चाइना के पास में क्या है कि लौह अयस्क हैं। और इसके बाद भी जैसे इंडिया का, और टिन उत्पादन में इंडिया का नाम है नहीं, चाइना का है। विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन, जितना भी टिन उत्पादन होता है आधे से अधिक चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, यही इसी इसी में होता है सब। चीन सीसा का भी उत्पादन करता है, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादकों में भी अग्रणी है। तो चाइना तो बहुत ही ज़्यादा आगे है। इसके बाद में एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे भी निक्षेप हैं। ठीक है, एशिया में बॉक्साइट के भी हैं, एल्युमिनियम का है जो, निकेल, जस्ता और तांबा। ठीक है, देन यूरोप की बात करते हैं। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। ठीक है, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस
लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतने इतने जो अयस्क हैं और जो खनिज हैं वो यूरोप में भी पाए जाते हैं। देन उत्तर अमेरिका की बात करें, कितने 5 महाद्वीप है ना? नो, देयर आर सेवन कंटिनेंट्स, 7 महाद्वीप और 5 महासागर। 5 मुंह से निकल गए। उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में स्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सील्ड प्रदेश, आपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन सील्ड प्रदेश में और कोयले का आपलेशियन प्रदेश में होता है। ठीक है, पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। ये उत्तरी अमेरिका की बात हो गई। अब हम दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? दक्षिणी अमेरिका की। ये भी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा ही है। ब्राज़ील विश्व का उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई दक्षिण अमेरिका की, साउथ अमेरिका की। उसके बाद में हम क्या आप जानते हैं, हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। ग्रीन जो डायमंड है वो एक दुर्लभ हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ पश्चात। ठीक है, तो पृथ्वी के क्या है कि वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने और पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष के पश्चात ही यहाँ की शैलें बन गई हैं। ठीक है, तो विश्व की प्राचीनतम शैलें कहाँ हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग में। तो ये बात हो गई। उसके बाद में हम अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाने वाला है। ठीक है, तो ये अफ्रीका की बात हो गई। अफ्रीका भी रिच है काफ़ी ज़्यादा इस खनिजों के मामले में। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगूरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। इसके बाद में क्या होगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की बात करें तो विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल
संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान लगाया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। तो यहाँ पे पूर्वानुमान लगाया गया है, क्योंकि अंटार्कटिका में क्या होता है कि वहाँ पे अभी रिसर्च सेंटर चल रहा है, दक्षिण गंगोत्री ऐसे करके, तो पूर्वानुमान लगाया गया है वहाँ पे कि क्या क्या है। जैसे हम कल सर बता रहे थे क्लास में BHU में कि वहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस पे टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे रिसर्च करना इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे जो जाता है ना रिसर्च करना, तो उसको तो एकदम घर के जैसा होगा, पूरा रूम टेम्परेचर अच्छा है, एकदम पता नहीं चलता आप कहाँ हैं। लेकिन आप बाहर निकल गए, तो एक वैज्ञानिक बाहर निकल गए थे, तो वो जो है जम गए थे, तो उनको ला के एकदम गीज़र वीज़र से नहलाया गया, फिर डॉक्टर तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया, तो वो बच गए, जम गए थे एकदम बर्फ़ से। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे पूर्वानुमान ही लगाया गया। अब खनिजों के उपयोग, आओ कुछ करके देखें। किन्हीं 5 खनिजों के उपयोग की सूची बनाइए। खनिजों के उपयोग, खनिज का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों से जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। ठीक है। एल्यूमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल्स और हवाई जहाज़, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। ठीक है, ये इसका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। स्टेनलेस स्टील बोतल तक का भी होता है। खनिज डिब्बों में भी होता है। खनिजों का संरक्षण, अब देखो एक सोच कर करें। अब एक पूरा चक्र है बना हुआ है इसमें। क्या है कि पुनः प्रयोग, कोई चीज़ हमारे पास में है उसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, कम प्रयोग कर सकते हैं और रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं। तो 3 चीज़ों के यूज़ से हम चीज़ों को काफ़ी मैनेज कर सकते हैं। खनिज, अब खनिजों का संरक्षण भी तो ज़रूरी है ना भाई। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल संसाधन है अनवीकरणीय। कभी ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। धूप की तरह तो है नहीं कि आज निकल रही कल भी निकलेगी, जब तक दुनिया रहेगी धूप निकलेगी, जब तक दुनिया रहेगी हवा चलेगी, ऐसा तो है नहीं। ये अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हज़ारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनःचक्रण का एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो जब खनिजों का हम संरक्षण करने की बात करते हैं, तो जब खनिजों को हम खुदाई करते हैं, खनन करते हैं, तो जो बर्बादी हो जाती है खनिजों की, उसको भी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे हम इन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा कि हम उनका पुनःचक्रण का रिसाइकलिंग करके भी संरक्षण कर सकते हैं। कि एक बॉटल आपकी ख़राब हो गई तो आप उसको रिसाइकिल करके आप दे दीजिए, आप जो भी उसको ले जाता है उस फिर से रिसाइकिल करके दूसरी बॉटल बन के आ जाएगी। ऐसा नहीं है हम उसको फेंक दें और वो ख़राब हो जाए, फिर से नीचे से फिर से बॉटल की जब डिमांड बढ़े तब फिर से खनिजों को फिर से खुदाई की जाए और उन खनिजों से फिर बॉटल्स बनाई जाए या जो भी चीज़ें बनाई जाए। ठीक है। अब इसके बाद में शक्ति संसाधन, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में शक्ति संसाधन वाला सब सेगमेंट पढ़ेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग। 2 या 3 वीडियोस में पूरा चैप्टर आएगा। थैंक यू।